हे गाइस, गुड इवनिंग। वेलकम टू यूज़ ऑफ टाइम बाय प्रियानंद। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जो लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो ध्यान से सुन लीजिए। यूज़ ऑफ टाइम बाय प्रियानंद में डेली टॉप सेलेक्टेड करेंट अफेयर सुबह 6 बजे और हर रोज़ शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है। ये भी टॉप 30 क्वेश्चन होते हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो इस चैनल से ज़रूर जुड़ जाओ। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे आपको और सारे टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे। तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। चलिए समय को व्यर्थ ना करते हुए हम आज के टॉप जनरल अवेयरनेस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखिए। वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है। ऑप्शन देखिएगा, 1 समुद्र तल में वृद्धि, 2 फसल के स्वरूप में परिवर्तन, ऑप्शन 3 तट रेखा में परिवर्तन या ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा समुद्र तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन, यानी कि ये तीनों सही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, उपयुक्त सभी सही है। याद रखना है, वैश्विक तापन के फलस्वरूप हो सकता है समुद्र तल में वृद्धि, फसल के स्वरूप में परिवर्तन, तट रेखा में परिवर्तन। याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 2 ध्यान से देखिए। पृथ्वी शिखर सम्मेलन पृथ्वी बचाओ का आयोजन किया था किसने? ऑप्शन देखिएगा, 1 यूनेस्को ने, 2 यूएनसीईडी ने, ऑप्शन 3 डब्ल्यूएचओ ने या ऑप्शन 4 यूनिसेफ ने। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, यूएनसीईडी ने। कहा गया है कि पृथ्वी शिखर सम्मेलन पृथ्वी बचाओ का आयोजन किसने किया था? तो यूएनसीईडी ने। याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 3 ध्यान से देखिए। यदि दो वस्तुएं पूरक हो तो उनकी क्रॉस कीमत प्रत्यास्थता होगी, क्या होती है? ऑप्शन देखिएगा, 1 शून्य, 2 धनात्मक, 3 ऋणात्मक या 4 काल्पनिक संख्या। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, ऋणात्मक होगी। कहा गया है कि यदि दो वस्तुएं पूरक हो तो उनकी क्रॉस कीमत प्रत्यास्थता होती है ऋणात्मक। याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 4 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, किसी वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत होती है। ऑप्शन देखिएगा, 1 अवसर लागत जो कोई भिन्न तकनीक अपनाने हैं पर फर्म उठा सकती है। ऑप्शन देखिएगा, 2 वह लागत जो उत्पादन की किसी भिन्न विधि के अंतर्गत फर्म उठा सकती है या ऑप्शन 3 उठाई गई वास्तविक लागत या ऑप्शन 4 त्यागा गया अगला सर्वोत्तम वैकल्पिक उत्पादन। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, त्यागा गया अगला सर्वोत्तम वैकल्पिक उत्पादन। कहा गया है कि किसी वस्तु के उत्पादन की अवसर लागत होती है त्यागा गया अगला सर्वोत्तम वैकल्पिक उत्पादन। याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 5 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5, अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को क्या कहते हैं? ऑप्शन देखिएगा, 1 आर्थिक लगान, 2 निबल लगान, ऑप्शन 3 आभासी लगान या ऑप्शन 4 अधिसामान्य लगान। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा आभासी लगान अधिशेष। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। याद रखने कहा गया है कि अल्पावधि में भूमि के भिन्न किसी अन्य उत्पादन द्वारा अर्जित अधिशेष को क्या कहते हैं? आभासी लगान अधिशेष। याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 6 ध्यान से देखिए। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? ऑप्शन देखिएगा, 1 योजना और विकास मंत्री, ऑप्शन 2 वित्त मंत्री, ऑप्शन 3 प्रधानमंत्री या ऑप्शन 4 ग्रामीण और सामुदायिक विकास मंत्री। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 प्रधानमंत्री। याद रखना है। कहा गया है कि योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन है? तो प्रधानमंत्री। याद रखें। अगले प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से उस स्थिति में कौन सी बात सही नहीं जब अर्थव्यवस्था में ब्याज दर ऊंची हो जाती है? ऑप्शन देखिएगा दोस्तों, 1 बचत बढ़ जाती है, 2 उधार देना कम हो जाता है, 3 उत्पादन की लागत बढ़ जाती है या 4 पूंजी का प्रतिफल बढ़ जाता है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका सही आंसर होगा पूंजी का प्रतिफल बढ़ जाता है। कहा गया है यहाँ पर कि निम्नलिखित में से उस स्थिति में कौन सी बात सही नहीं है? कहा गया है कौन सी बात सही नहीं है? जब अर्थव्यवस्था में ब्याज दर ऊंची हो जाती है तो पूंजी का प्रतिफल बढ़ जाता है। ये बात सही नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर सही होगा। याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 8 ध्यान से देखिए।
निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? ऑप्शन देखिएगा, 1 मूल्य वर्धित विधि, ऑप्शन 2 आय विधि, 3 निवेश विधि, 4 व्यय विधि। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ, निवेश विधि। कहा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के मापन की विधि नहीं है? तो निवेश विधि नहीं है। मूल्य वर्धित विधि है, आय विधि है, व्यय विधि है, बट निवेश विधि नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 9, ध्यान से देखिए। श्रम प्रधान तकनीक चुनी जाएगी। ऑप्शन देखिएगा, 1 श्रम अधिवेश वाली अर्थव्यवस्था में, ऑप्शन 2 पूंजी अधिवेश वाली अर्थव्यवस्था में, ऑप्शन 3 विकसित अर्थव्यवस्था में, या 4 विकासशील अर्थव्यवस्था में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, जी हाँ, श्रम अधिवेश वाली अर्थव्यवस्था में। कहा गया है कि श्रम प्रधान तकनीक चुनी जाएगी कहाँ में? तो श्रम अधिवेश वाली अर्थव्यवस्था में चुनी जाएगी, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 10, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं बनेगी? ऑप्शन देखिएगा, 1 अपने कक्षा में छात्रों को पढ़ा रहा अध्यापक, देख लीजिए। अब देखिए ऑप्शन 2 सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत छात्रों को पढ़ा रहा अध्यापक, ऑप्शन 3 घर में अपनी बेटी को पढ़ा रहा अध्यापक, या ऑप्शन 4 अपने निवास से परामर्श सेवाएं उपलब्ध करा रहा अध्यापक। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, घर में अपनी बेटी को पढ़ा रहा अध्यापक। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं बनेगी? तो घर में अपनी बेटी को पढ़ा रहा अध्यापक, ये आर्थिक क्रिया नहीं बनेगी। आप ध्यान से एक बार सोच लीजिए। देखिए, अपने घर में छात्रों को पढ़ा रहा अध्यापक, अपनी कक्षा में छात्रों को पढ़ा रहा अध्यापक, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत पढ़ा रहा अध्यापक, और एक है अपने निवास से परामर्श सेवाएं उपलब्ध करा रहा अध्यापक। तो ये तीनों तो आ जाती है आपके आर्थिक क्रिया में, तो ये हो जाएगी ऑप्शन नंबर 3 सही, घर में अपनी बेटी को पढ़ा रहा अध्यापक। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, जो कि आर्थिक क्रिया में नहीं आती है। अगले प्रश्न को देखिए। सवाल नंबर 11 क्या कहता है? वित्त आयोग बनाता है क्या? ऑप्शन देखिएगा, 1 पंचवर्षीय योजनाएं बनाता है, 2 मौद्रिक नीति तैयार करता है, 3 केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन की सिफारिश करता है, या ऑप्शन 4 संसाधनों के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे पर निर्णय लेता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, संसाधनों के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे पर निर्णय लेता है वित्त आयोग। क्या करता है? वित्त आयोग संसाधनों के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे पर निर्णय लेता है, याद रखें ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, ध्यान से देखिए। किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है? ऑप्शन देखिएगा, 1 सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास भत्ते घटाकर, ऑप्शन 2 सकल घरेलू उत्पाद में विशेषों में निवल आय जोड़कर, ऑप्शन 3 सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से विदेशों में निवल आय घटाकर, या ऑप्शन 4 सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास भत्ते घटाकर। दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? क्या लगता है आपको? फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, जी हाँ, सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य ह्रास भत्ते घटाकर। कहा गया है कि किसी देश का निवल राष्ट्रीय उत्पाद होता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में से मूल्य ह्रास भत्ते घटाकर। ऑप्शन नंबर 4 सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 13, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 13, पीलिया जॉन्डिस किसके संक्रमण के कारण होता है? ऑप्शन देखिएगा, 1 मस्तिष्क, 2 यकृत, 3 वृक्क, या 4 प्लीहा स्लिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, जी हाँ, यकृत। कहा गया है कि पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? तो यकृत के संक्रमण के कारण, याद रखना है ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, याद रखें। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ध्यान से देखिए। सामान्य व्यक्तियों में दिल की धड़कन की औसत दर होती है कितनी? ऑप्शन देखिएगा, 1 82, 2 92, 3 72, या 4 98। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, जी हाँ, 72 72। कहा गया है कि सामान्य व्यक्ति में दिल के धड़कन की औसत दर कितनी होती है? तो 72 होती है, याद रखें। पर कभी कभी किसी की 180 भी हो जाती है जब वो। चलिए देखिए सवाल नंबर 15, ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन देखिएगा, 1 हृदय, 2 मस्तिष्क,
सॉरी 2 है फेफड़े। यहाँ पर देखिए ये 2 ही होगा और ये 3 ही होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, ऊपर नीचे का ये हो गया। देखिए ईईजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है? हृदय, मस्तिष्क, फेफड़े या मांसपेशियां? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, मस्तिष्क। ये है ना ऑप्शन नंबर 3। मस्तिष्क के ईसीजी का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज कराने के लिए किया जाता है? तो मस्तिष्क की, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 16, ध्यान से देखिए। गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? ऑप्शन देखिएगा, 1 जैथोफिल, 2 राइबोफ्लेविन, 3 राइब्यूलोज या ऑप्शन 4 कैरोटीन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, कैरोटीन के कारण गाय के दूध का रंग किसके कारण? तो कैरोटीन की मौजूदगी के कारण थोड़ा सा पीला हो जाता है, वो बिल्कुल वाइट नहीं होता है। ऐसे नॉर्मली हम कहते हैं हाँ सफ़ेद दूध है, गाय का है, बट वो थोड़ा सा उसमें पीलापन होता है, पूरा वाइट नहीं होता है ना। तो वो किसके कारण? तो कैरोटीन के कारण, याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 17, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक है? ऑप्शन देखिएगा, 1 मधुमेह, 2 डिप्थीरिया, 3 गठिया या 4 कैंसर। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर है। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग संक्रामक रोग है? तो डिप्थीरिया, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 18, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 फ्रेंड्स। और रक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा कम हो जाती है? ऑप्शन देखिएगा, 1 हीमोग्लोबिन, 2 कोलेजन, 3 हाइयोग्लोबिन या 4 मायोसिन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा हीमोग्लोबिन। कहा गया है कि आरक्तता में निम्नलिखित में से किसकी मात्रा में कमी हो जाती है? तो हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, याद रखें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 19, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? ऑप्शन देखिएगा, 1 प्लेग, 2 टाइफाइड होगा, यहाँ पर टाइफाइड होगा, प्लेग, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस और हैजा। इसमें से कौन सा सही होगा? कहा गया है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से होता है? तो फ्रेंड्स ट्यूबरकुलोसिस, ऑप्शन नंबर 3 सही है, ठीक है, याद रखना है। ट्यूबरकुलोसिस वायु के माध्यम से फैलता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 20, ध्यान से देखिए। अन्न एक समृद्ध स्रोत होते हैं किसके? ऑप्शन देखिएगा, 1 स्टार्च के, 2 ग्लूकोज के, 3 फ्रुक्टोज के या 4 माल्टोज के। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, स्टार्च के। अन्न एक समृद्ध स्रोत है स्टार्च के, याद रखें। अगले प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 21, ध्यान से देखिए। एस्पिरिन साधारण नाम है किसका? ऑप्शन देखिएगा, 1 सैलिसिलिक एसिड का, ऑप्शन 2 सैलिसिलेट का, ऑप्शन 3 मेथिल सैलिसिलेट का या ऑप्शन 4 एसिटिल सैलिसिलिक एसिड का। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 एसिटिल सैलिसिलिक एसिड का। कहा गया है कि एस्पिरिन साधारण नाम है एसिटिल सैलिसिलिक एसिड का। इसका साधारण नाम क्या है? तो एस्पिरिन, याद रखें। अगले प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 22, ध्यान से देखिए। चेचक होने का कारण है क्या? ऑप्शन देखिएगा, 1 रूबियोला वायरस, 2 वेरियोला वायरस, 3 वेरिशेला वायरस या 4 मिक्सो वायरस। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, वेरियोला वायरस चेचक होने का कारण है। कौन सा वायरस? तो वेरियोला वायरस, याद रखना है। वो जो चेचक हो जाते हैं उनके होने का कारण क्या है? तो वेरियोला वायरस। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, ध्यान से देखिए। कार्बन मोनोऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है। निम्नलिखित में से और कौन सी गैस ज्वलनशील है? ऑप्शन देखिएगा, 1 हीलियम, 2 नाइट्रोजन, 3 ऑक्सीजन या 4 हाइड्रोजन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, हाइड्रोजन। कहा गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड एक ज्वलनशील गैस है। तो निम्नलिखित में से और इन 4 में से और कौन सी गैस ज्वलनशील है? तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, हाइड्रोजन, याद रखना है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 24, ध्यान से देखिए। श्वसन प्रक्रिया को चाहिए क्या? ऑप्शन देखिएगा, 1 ऊष्मा, 2 जल, 3 ऑक्सीजन या 4 सूर्य की रोशनी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑक्सीजन। जी हाँ,
ऑप्शन नंबर 3 सही है, ये तो आपको पता होगा। श्वसन प्रक्रिया को क्या चाहिए, तो ऑक्सीजन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 25 ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती? ऑप्शन देखिएगा फ्रेंड्स, 1 पोटेशियम, 2 कैडमियम, 3 सोडियम या 4 लिथियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। जी हाँ, कैडमियम। कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती? तो कैडमियम। याद रखना है फ्रेंड्स। जो लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं, मैं उनको टाइम बता दे रही हूँ कि हर रोज सुबह 6 बजे करेंट अफेयर होती है और शाम 8 बजे जनरल अवेयरनेस की क्लास होती है। ये सारे टॉप सेलेक्टेड, टॉप 30 जनरल अवेयरनेस और टॉप 10 करेंट अफेयर, बस सेलेक्टेड क्वेश्चंस होती है और बहुत कम समय में मैं ये सारे क्वेश्चंस आपको बता देती हूँ। टाइम भी नहीं लगता ज़्यादा और बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपकी तैयारी आपको जोरदार करनी है तो, और वाकई में आप अच्छे क्वेश्चंस पढ़ना चाहते हो तो यूज़ ऑफ टाइम बाय प्रियानंद को सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना शेयर कर सकते हो इस वीडियो को, मेरी चैनल मेरे द्वारा डाली गई सारी वीडियो को आप शेयर कर सकते हो, क्योंकि इसमें टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चन है, उन तक जरूर पहुँचा दीजिएगा ये वीडियो जो लोग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। चलिए अब समय को व्यर्थ ना करते हुए देखिए सवाल नंबर 26। ओजोन में होती है क्या? ऑप्शन देखिएगा, 1 केवल ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन और कार्बन, 4 ऑक्सीजन और कार्बन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। जी हाँ, केवल ऑक्सीजन। ओजोन में होती है ऑक्सीजन, याद रखना है। ओजोन में क्या होती है? तो केवल ऑक्सीजन होती है, याद रखें। अगले प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 27 ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? ऑप्शन देखिएगा, 1 स्वच्छ जल, 2 नमकीन जल, 3 पेट्रोल या 4 मरकरी। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। जी हाँ, पेट्रोल। कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व सबसे कम है? तो पेट्रोल का घनत्व सबसे कम है। स्वच्छ जल, नमकीन जल, मरकरी की तुलना में पेट्रोल का घनत्व सबसे कम है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 28 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 28। न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन देखिएगा, 1 अतिचालकता, 2 जल केल्विन प्रभाव, 3 ताप विद्युत प्रभाव या ऑप्शन 4 रुद्धोष्म विचुंबकन। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। जी हाँ, रुद्धोष्म विचुंबकन। कहा गया है कि न्यून तापमान पैदा करने के लिए निम्नलिखित में से किस सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है? तो रुद्धोष्म विचुंबकन का प्रयोग किया जाता है, याद रखें। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। सवाल नंबर 29, ये हमारा सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती हो तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक कीजिएगा, क्योंकि अगर आप लाइक करते हो तो मुझे बहुत खुशी होती है। और कमेंट करके भी बताइएगा कि वीडियो आपको कितना इन्फॉर्मेटिव लग रहा है। प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप शेयर करोगे तो ये जानकारी आपके अलावा और बच्चों तक पहुंचेगी और उनका भी भला होगा, क्योंकि इसमें टॉप सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स। मैं बार बार ये बात रिपीट इसलिए करती हूँ क्योंकि वाकई में इसमें सेलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं। सवाल नंबर 29 देखिए। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। ऑप्शन देखिएगा, 1 यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, 2 ताप ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, 3 प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में और ऑप्शन 4 प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, याद रखें। कहा गया है क्वेश्चन क्या कहता है कि प्रकाश विद्युत सेल किसको बदलता है? तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। चलिए देखिए अंतिम प्रश्न, सवाल नंबर 30 ध्यान से। भिन्न भिन्न द्रव्यमान के 2 पत्थरों के एक भवन के शिखर में से एक साथ गिराया गया। ऑप्शन देखिएगा, 1 छोटा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है, 2 बड़ा पत्थर जमीन पर पहले पहुंचता है या 3 दोनों पत्थर जमीन पर साथ पहुंचता है या ऑप्शन 4 पत्थर की रचना पर निर्भर करता है। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ पहुंचते हैं। कहा गया है कि भिन्न भिन्न द्रव्यमान के 2 पत्थरों को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया गया, तो दोनों पत्थर जमीन पर एक साथ ही पहुंचेगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 सही होगा, याद रखें।
ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर है। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मुझे टेलीग्राम, ट्विटर, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हो तो उसकी लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, आप मुझे फॉलो कर सकते हो। नहीं तो आप फिर जाकर आपके पास टेलीग्राम होगा तो आप वहाँ पर जाकर सर्च कर सकते हो यूज़ ऑफ टाइम बाय अनुप्रिया आनंद, तो वहाँ पर भी आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें मैं डेली करेंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस डालती हूँ, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। ओके, तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर इससे पिछली वीडियो को आप देखना चाहते हो तो मैंने आई बटन पर डाल रखी है और बाकी वीडियो की मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है, करेंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट और कोरोना वायरस से रिलेटेड की भी प्लेलिस्ट है, आप जाकर मेरे चैनल में देख सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।